हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर 3.0। तो आज से आपकी बैच की शुरुआत होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, आज है हमारा चैप्टर 1 जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिल्कुल अपडेटेड है। इसमें हमने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में जो भी मॉडल या कोई सुपर कंप्यूटर या कुछ भी आया है, हमने वो भी इसके अंदर डाल दिया है। सेकेंडली, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका जो है बिल्कुल पिक्चर्स के साथ आपको वहीं के वहीं क्लियर करा दिया जाएगा। तो निमोनिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है ताकि आपको चीजें आराम से एकदम तभी की तभी लर्न हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज आप करने वाले हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रॉपर हिस्ट्री क्या रहा है उस सब के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस वाया टेलीग्राम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको बिना किसी हसल के सारी पीडीएफ्स, सारे वीडियोस के अपडेट्स एक साथ मिलते जाएं। हमने यूट्यूब पर भी आपके लिए फ्री प्लेलिस्ट बना दी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसमें एसएससी के बेस्ट क्वेश्चंस, साइंस की थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, क्रैश कोर्सेज के आपकी प्लेलिस्ट, तो सारी सेपरेट प्लेलिस्ट है। ऑल यू हैव टू डू इज जो भी आपको वीडियो देखनी है उससे रिगार्डिंग आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और आपको उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेक श्योर आप उस पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पे विजिट करें ताकि वहां पर हजारों से भी ऊपर फ्री प्लेलिस्ट हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं और साथ में वहां पर पेड टेस्ट भी अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट, आपको दिख रहा है, आपको फ्री सीरीज से ही आइडिया हो जाएगा, तो आप पेड सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अबाउट द आरबीआई कॉम्बो टेस्ट सीरीज। तो जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का फीडबैक भी है कि बहुत सही सीरीज है और हर तरीके से रेलेवेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। और बिल्कुल 499 के मतलब बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे रखी गई है। तो ये आपको अगर एनरोल करना है तो इसमें आपको दोनों जगह से आप एनरोल कर सकते हो, फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ एंड फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। तो सी, ये आप ना सेकंड थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। कंप्यूटर क्या है? बिजली से चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक ऐसा मशीन है जो बहुत सारे काम कर देता है मिली सेकेंड्स में। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सब कुछ फॉलो करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस किस चीज से मिलकर बना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये मैंने बोला ना, जो टर्म जहां आएगी उसको वहीं समझते हैं, जब कोर्स में आएगी तब तो आई जाएगी। सी, हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट कांट बी टच्ड। तो जो कंप्यूटर के अंदर आप डालोगे सॉफ्ट, लाइक आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, राइट? तो वो क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर घटक कंप्यूटर के भौतिक भागों का वर्णन करता है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। और सॉफ्टवेयर क्या करता है? अच्छा, सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने माउस कनेक्ट कर दिया, अब आपको पता है माउस कैसे चलाना है, आप हाथ रखोगे, माउस को चलाओगे। बट कंप्यूटर को कैसे पता कि जैसे जैसे आप अपने हाथ को घुमाओगे वो कर्सर भी मूव करना चाहिए? तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। अगर आप, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास कीबोर्ड है, आप ए प्रेस कर रहे हो, तो कंप्यूटर को कैसे पता कि ए ही लिखा जाना चाहिए? तो एक सॉफ्टवेयर होगा ना। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? उन हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उस कंप्यूटर को समझाता है कि ये मशीन है, इस मशीन के ऐसा काम करने से तुमको ऐसा इंस्ट्रक्शन लेना है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन कंप्यूटर में है, उन सबको कंट्रोल करने वाला जो एक हेडमास्टर है ना, जो प्रिंसिपल है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर, सॉरी दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, तो अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग एप्लीकेशंस सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की नीडेड होती है। A computer system comprises a CPU, memory, input output devices and storage devices। अच्छा, कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे सबसे पहला है सीपीयू। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अगर कंप्यूटर चल रहा है, उसके सोचने की समझने की क्षमता सारी सीपीयू के अंदर है। बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दो, सीपीयू मत लगाओ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर तुम डालोगे ना वो सीपीयू में डालोगे, राइट। तो सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा मेमोरी चाहिए होती है उसको। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो कैसे प्रोसेसिंग करेगा? मेमोरी के थ्रू प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्यों जरूरी है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसलिए जरूरी है, आप इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे? इनपुट डिवाइस के जरिए। अगर आपको कंप्यूटर कुछ रिजल्ट दे रहा है, वो आपको कैसे देगा? आउटपुट डिवाइस के जरिए। और स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब कोई डेटा है, आप चाहते हो कि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको स्टोर कर दूं कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर में उठा के रख दूं, तो स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती। ठीक है, अब ये तो रही कंप्यूटर की डेफिनेशन, बट आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही हिस्ट्री है ना, तो वी विल गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, नॉट इवन कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो जो सबसे पहली, क्योंकि कंप्यूटर जो बनाया गया था ना, कैलकुलेशन को करने के लिए बनाया गया था कि फटाफट फटाफट कैलकुलेशन हो सके। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइसेस बनी थी। सबसे पहले देखो आएगा तो अबेकस ही, सबसे पहले बना था अबेकस। आप देख सकते हो, ये है पिक्चर अबेकस। ठीक है, लकड़ी का स्टैंड होता है, बीच में स्ट्रिंग्स, वायर हो सकते हैं, या लकड़ी की ही रॉड्स हो सकती हैं, और उसमें हम बॉल्स डालते हैं। खैर, अबेकस के भी बहुत सारे वर्जन हैं। सबसे पहला वर्जन था 3000 बीसी में, जो बनाया गया था चाइना में। ठीक है, तो सबसे पहला वर्जन तो ये है। इसको बोला जाता है सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, सबसे पहला यांत्रिक गणना उपकरण था। उसके बाद आया नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स भी एक मशीन थी कैलकुलेशन के लिए, मेनली इस पे एडिशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता था। तो नेपियर में होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने बनाया था। कब बनाया था? लगभग 1550 से 1617 के बीच में बनाया था। थर्ड इज पेस्केलाइन। पेस्केलाइन क्या है? ब्लेज पास्कल ने बनाया था 1642 में। ये मेनली करता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? अबेकस। कब? 3000 बीसी। कहाँ? चाइना। फिर आया नेपियर्स बोन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। कब बना ये? 1550 से 1670 के बीच में। और किसने बनाया? नेपियर्स, जॉन नेपियर ने। फिर आया पेस्केलाइन, जो ब्लेज पास्कल ने बनाया, 1642 में बनाया, और प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री की। वो तो डिवाइसेस थी, कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नाउ विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई, अबेकस से शुरुआत हुई। अबेकस में क्या था? एक लकड़ी का फ्रेम था, दो वायर्स थे, और जिनमें बीड्स यानी मोती जो थे वो डाल दिए गए थे। उसके बाद आया 1642 में। ठीक है, 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया मैकेनिकल कंप्यूटर, पैस्केलाइन जिसको बोला था। ठीक है, तो ये क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर है। ये हाथ से चलने वाला कंप्यूटर था, यानी आपको डिजिट्स वगैरह खुद हाथ से, जैसे वेकस में खुद अगर 3 लिखना है तो 3 बॉल्स इधर करनी पड़ेंगी, इस तरीके से होता था। फिर आ जाओ 1833। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है अब आपका। 1833 में आपके चार्ल्स बेबेज आए। इन्होंने सबसे पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बोल दो या फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोल दो। कब बनाया? 1833 में। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना ये ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हम बात करते हैं उस, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से समझना। 1833 में आ गया ना हमारे पास ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। आओ 1890 तक
पंच कार्ड के नाम से एक मशीन आई, वो क्या थी? टेबुलेटिंग मशीन थी। इसके ऊपर आता है, पेपर में पूछा गया है, पंच कार्ड जिसको टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। देखो इसको ट्यूरिंग मशीन भी बोला जाता है। नहीं, ट्यूरिंग मशीन दूसरी IBM ने बनाई थी, ये है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन होती है, ये बनाई थी हरमन हॉलरिथ और जेम्स पावर्स ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यही पूछा गया था कि बताओ टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई? तो हरमन हॉलरिथ और जेम्स पावर्स ने बनाई थी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये इंफॉर्मेशन रीड कर, कार्ड्स होते थे, उस पे जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से भी लिखी जाती थी या इनपुट की जाती थी, वो जो मशीन थी वो इंफॉर्मेशन पढ़ने के सक्षम थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही था सब कुछ, तो इट वॉज एन ऑटोमेटिक मशीन। उसके बाद आ जाओ पंच कार्ड्स। अब 1890 के बाद आ जाओ पंच कार्ड्स पे। पंच कार्ड्स यूज करते थे कंप्यूटर, और उसको बोलते थे ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी पूछते थे कि ट्यूरिंग मशीन में क्या यूज होते हैं? पंच कार्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो ये किसने डेवलप की थी? IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये ऐड भी कर सकती थी, मल्टीप्लाई भी कर सकती थी, और सॉर्ट, यानी अगर कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग करना है तो वो भी कर सकती थी। तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कुछ भी जानना है तो सबसे पहले आप क्या जानोगे? सबसे पहला जो बनाया था 1833 में बनाया था। ठीक है, 1833 में किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर 1890 में किसने बनाया था? हरमन हॉलरिथ ने बनाया था। एक सेकंड, 1833 देन 1890, ये याद रखना है। हॉलरिथ और जेम्स पावर्स ने बनाया था पंच कार्ड्स, या फिर आप टेबुलेटिंग मशीन बोलोगे। उसके बाद लास्ट आई थी ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन आई थी, और ट्यूरिंग मशीन किसने बनाई थी? IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाई। चलो, अब उसके बाद आता है इनायक। अभी आएगा, डिजिटल कंप्यूटर आएगा। इट वाज इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये बना था, भी आगे आएगा। ये टेबुलेटिंग मशीन दिखाई दी आपको, टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई थी? जेम्स पावर्स और हरमन हॉलरिथ ने। ये ट्यूरिंग मशीन है जो किसने बनाई थी? IBM ने। ठीक है, तो ये तो आपको दिखाई दी। चलो, फिर हम बात करते हैं 1945 की। 1945 क्यों जरूरी है? 1945 में बना था सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इन 1945 इनायक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनायक? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एक बहुत हाई स्पीड का कंप्यूटर था, जो एकर्ट मॉकले ने बनाया था। ठीक है, एकर्ट और मॉकली ने बनाया था, उनके साथ और लोग भी थे, बट इन दोनों का मेन नाम डोमिनेंट है। एकर्ट तो लर्न कर ही लेना। ठीक है, एकर्ट के नाम से आता ही आता है, ये आया हुआ है पहले भी। ओके, तो एकर्ट, मॉकले और उनके कुछ दोस्त थे, उन सबने बनाया था। कहाँ बनाया था? मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। देखो ये ना सारा वो डेटा डाला हुआ है, अगर आपने कंप्यूटर 1 फर्स्ट वाला बैच किया, सेकंड वाला बैच किया, या अब आप थर्ड कर रहे हो, मतलब अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, री अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको खुद से डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स डाली है ना, वो इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो उसी हिसाब से रेडी करना है। तो ये हुआ 1945 में। किसने बनाया? एकर्ट और मॉकले ने बनाया। कहाँ बनाया? मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी में बनाया, और 1945 में बनाया। ठीक है, फॉर्मली कब आ गया था ये पूरे जो मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये कंप्यूटर है? 1946 में। ठीक है, अब ये पूरे 30 बाय 30 फीट के कमरे में समाया हुआ था। आप देख सकते हो ना, पूरे एक रूम में यही कंप्यूटर था। ये पिछले कंप्यूटरों की तुलना में 1000 गुना तेज था। ठीक है, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, यानी ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये पहली जनरेशन का कंप्यूटर था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज हुई थी ना, वो पहली जनरेशन में ही हुई थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो इनायक आ गया कब? 1945 में। सबसे पहले किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब? 1833।
फिर 1890 में कौन सी आया था, टेबुलेटिंग मशीन आई थी। फिर किसने किया था, फिर किया था आपका आईबीएम ने। क्या बनाया था आईबीएम ने, ट्यूरिंग मशीन। फिर 1940 क्या आया, इनायत। एंड देन 1945, 1945 में ना एज सच कुछ ये नहीं हुआ था कि कोई कंप्यूटर आया था, बट हमने क्या किया, चीजें चेंज करते गए, अपग्रेड करते गए। जैसे 1945 में जो मेमोरी हम यूज करते थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी डिजिटल कंप्यूटर्स में, ठीक है, या ट्रांजिस्टर सर्किट हमने यूज करना शुरू कर दिया। 1980s में सेमीकंडक्टर, तो मतलब ये जनरेशन सेकेंड, जनरेशन थ्री कैसे कैसे आए वो ये बता रहे हैं। तो एनीवेज ये सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है। ये तो आपको अभी भी ना कई कंप्यूटर्स में दिख भी जाएगी, सेमीकंडक्टर चिप तो दिख जाएगी, ये दिखनी बहुत मुश्किल। चलो, कुछ फैक्ट्स हैं, अच्छे से लर्न करना। ये फैक्ट्स पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, इनको लाइटली मत लेना। सबसे पहला जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी ना, जो प्रोग्राम था, किसने डेवलप किया, जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम डेवलप करने होते हैं ना, तो ये थी चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट। सबसे पहली प्रोग्रामर एक फीमेल थी। तो ये तो बहुत सारी चीजों के लिए एक तरीके से कहो तो मिसाल है, लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता जो थी वो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया, मैं ये भी बता देती हूँ। एक तो ये भी पूछा गया था कि पहली जो प्रोग्रामर थे वो कौन थे, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ड। ये एक फीमेल थी, ये इनका नाम क्या था, लेडी एडा ऑगस्टा। ये किसकी स्टूडेंट थी, ये चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। ये तीनों चीजें पूछी गई हैं, मेरा मतलब इतना है, तो अच्छे से इनको कर लेना। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है हर साल, 2 दिसंबर को। मैंने बोला ना कि जो करंट अफेयर से चीजें हैं वो भी थोड़ी बहुत इसमें इंटीग्रेट हमने कर दी है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया में पहला कंप्यूटर जो बना था वो था सिद्धार्थ। किसने बनाया था, ईसीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। और कौन सा था वो, सिद्धार्थ था। चलो, इंडिया के अंदर पहला कंप्यूटर इंस्टॉल कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में मेन पोस्ट ऑफिस में। देखो जरूरी नहीं है कि जो हमने बनाया हो, क्योंकि इंडिया की ना मतलब जब भी कोई चीज, मेक इन इंडिया से पहले हम चीजें दूसरों से खरीदते थे, राइट। तो पहला कंप्यूटर जो था इंडिया में वो सिद्धार्थ नहीं बनाया हुआ सिद्धार्थ था, पर जो लगा वो सिद्धार्थ नहीं था। और ये कौन सा था, ये कहाँ लगा था, मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में लगा था इंडिया का पहला कंप्यूटर। सेकेंडली, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो समझते हो ना, ये समझ लो कि बहुत सारे कंप्यूटर को मिला दोगे ना, लाइक थाउजेंड्स और 2000 और 5000 कंप्यूटर मिला दोगे तो उसमें उतनी प्रोसेसिंग लिमिट होती है, वो उतनी तेज स्पीड से चलता है। तो CDC 6600 आप देख सकते हो, ये था पहला सुपर कंप्यूटर। आप लुक एट द लाइक अमाउंट ऑफ वायर्स इट हैज, कितनी इसमें वायर्स हैं, कितनी ये जगह ले रहा है। और आज की डेट में जो साइज है और हर चीज है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका है, राइट। आप देखो, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। 1964 में बना था पहला सुपर कंप्यूटर। अब पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अगर मैं बोल रही हूँ पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, इनायक, ठीक है, जो एकर्ट और मॉकले ने बनाया था, राइट। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ, और जो आपका इनायक है वो बना कब था, 1945 में। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम था ABC, ये किसने बनाया था, जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने बनाया था, ठीक है। तो ABC कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है, देखो याद रखना, मैं आपको इसके ट्रिक भी बता देती हूँ हाथों हाथ। ABC, राइट, इसी में नाम है। ये मैंने ABC इसीलिए डाल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ABC इसके निमोनिक्स है बेसिकली, एटनसॉफ, राइट, B इज फॉर बेरी, और इसका पूरा नाम है क्लिफोर्ड बेरी। तो A इज फॉर एटनसॉफ एंड B एंड C स्टैंड्स फॉर क्लिफोर्ड बेरी, सिंपल। आगे आ जाए, तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस पे। अब कंप्यूटर की जनरेशंस का मतलब क्या हो गया, देखो
कंप्यूटर में जो मेन काम करता है ना, वो जो एलिमेंट होता था मेन काम करने वाला, वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले जब बने थे उनमें क्या एलिमेंट था जो मेन काम करता था, उसके बाद कैसे कैसे हमने उनको अपग्रेड किया। तो सबसे पहले बात करूं अगर पहली जनरेशन की, तो ये था, क्योंकि 1945 में इनैक बना था ना, वो वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहा था। वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, बहुत जगह घेरता था, एक पूरा कमरा घेरता था, ठीक है। तो इनायक जो है वो क्या है, 1940 से 56 का पीरियड में है। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी और मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। इसके एग्जाम्पल इनायक, एडवेक, यूनिवेक, इन सब की फुल फॉर्म लास्ट में आ जाएगी, डोंट वरी। फिर बात करते हैं 57 से 63 वाले पीरियड में, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई, जिसके अंदर मेनली हम यूज करते थे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज कौन सी, देखो मशीन लैंग्वेज वो है जो हमें समझ नहीं आएगी प्रॉपर। अगर हमको कोई डेटा डालना है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही डालना पड़ेगा। हार्ड लैंग्वेज होती है, हमको समझ नहीं आएगी, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन डालने भी बहुत मुश्किल है उसमें। अब अगर मैं बात करूं ट्रांजिस्टर में, तो ट्रांजिस्टर में सिंबॉलिक लैंग्वेजेस यूज होनी शुरू हो गई थी, सिंबल्स की फॉर्म में डालते थे। कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। इसी के अलावा नेक्स्ट है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फॉर्मूला, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ओके। उसके बाद आ जाओ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच वर इन बिटवीन 1965 टू 71। और ये क्या यूज कर रहे थे, ये यूज कर रहे थे इंटीग्रेटेड सर्किट मेनली। ये लर्न कर लेना बस। अच्छा, सेकंड जनरेशन वालों के एग्जांपल्स ये सीडीसी वाले जो हैं, इसके अलावा आईबीएम वाले जो हैं। वैसे सेकंड जनरेशन में बहुत रेयरली पूछते हैं, अगर सेकंड जनरेशन का कोई लर्न करना होगा तो एटलस करना। थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड सर्किट इन्होंने यूज किया था, इसमें भी आईबीएम और सीडीसी के दूसरे वर्जन थे। इनके एग्जाम्पल वो नहीं पूछता, मेनली फर्स्ट जनरेशन के पूछेगा या फोर्थ जनरेशन के पूछेगा। फोर्थ जनरेशन में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए और डेवलपमेंट हुई किसकी, मॉडर्न लैंग्वेजेस की, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, इनकी, ठीक है। ये तो आपको अभी तक भी मिलेंगे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स अभी तक हैं जिसमें एप्पल, टीसीएम, ये सारे इन्वॉल्व है। फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसीलिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल है क्रे कंप्यूटर्स। क्रे कंप्यूटर्स बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स की कैटेगरी में भी आपको दिख जाएंगे। देखो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज की हमने, आप देख सकते हो। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज करे। थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज की। फोर्थ में सर्किट हमने यूज किए, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए। और फिफ्थ में जो एआई से चलने वाले कंप्यूटर्स है वो। तो ये आ गया पूरा। अच्छा, अब ये है अभी तक की समरी जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले अबेकस आया लगभग 3000 बीसी में, चाइना, ये मैकेनिकल कैलकुलेशन करता था। फिर नेपियर्स बोन्स आया 1617 में, जॉन नेपियर ने बनाया, मल्टीप्लाई डिवाइड करता था। ये तो मतलब आप ये समझ लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी डेटा लर्न करना है, कुछ भी चीज लर्न करना चाह रहे हो ना किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे बेस्ट तरीका ये है, पॉइंट वाइज लर्न करो, कभी नहीं भूलोगे। जो भी चीज लर्न कर रहे हो ना, उसका चाहे एक सेंटेंस का एक वर्ड ही लिखो, जो आप हाथ से लिखते हो वो कभी नहीं भूलते। तो अगर आप पूरी सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उस सेंटेंस के चाहे दो वर्ड लिखो, इसे रीडिंग करते करते लिखते आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। ईयर तो लर्न करने वैसे भी आसान है, देखो एक तो इनायक का ईयर जरूर लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेकस का लर्न कर लेना, चाइना में बना है ये। खैर, पेस्केलाइन आया 1642 में, प्लस माइनस कर रहा था। एनालिटिकल इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने, जो सबसे पहला उसने बनाया था, ठीक है। जिसकी वजह से उसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये। इनायक किसने बनाया, मॉकली और एकर्ट ने बनाया। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था।
फिर यूनिवेक आया, ये भी एकर्ट और मॉकले ने ही बनाया था। पहला कमर्शियल जो था वो था यूनिवेक। IBM 360 IBM ने बनाया था 64 में, मेन फ्रेम इंटीग्रेटेड सर्किट, सो बेसिकली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ चुका था। माइक्रो प्रोसेसर एरा आया 1971 में से इंटेल। कंप्यूटर्स जो है वो पर्सनल डिवाइसेस की तरह हम यूज करने लगे। पहले क्या होता था कि जब कंप्यूटर बनने शुरू हुए थे तो इनका यूज भी नहीं था घरों में, लेकिन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन तक आते आते पर्सनल डिवाइसेस भी होने लगी थी। और मॉडर्न कंप्यूटर तो सेमर क्रे और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं अब तो जो बना रहे हैं। ये हाई स्पीड कंप्यूटेशन और पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, एक ही साथ कई सारे काम करते हैं। ठीक है, चलो इनैक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1945 में बनाया था, राइट? 1945 में ये बनाया था, पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी चीज, पहला जनरल पर्पस का कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी चीज एकर्ट और मॉकले ने बनाया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बनाया था। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऐसे करके नाम था, वो ध्यान रखना। इसके फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कितने टाइप, ये तो रही आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यहाँ तक खत्म हो गई। बात करते हैं कंप्यूटर कितने टाइप का होता है। कंप्यूटर होता है 3। वैसे अलग वो डिपेंड करता है आप क्या क्राइटेरिया ले रहे हो, किस बेसिस पे कितने टाइप का कंप्यूटर है। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपका डेटा कैसे हैंडल करता है, जो भी डेटा आप उसमें डालते हो वो किस प्रकार से लेना पसंद करता है, उस बेसिस पे 3। तो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर 3 तरीके का होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, ये तो हो गए 3। अभी इनका मतलब क्या है, देखो वैसे तो दिखा भी रखे हैं। डिजिटल वो है जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, एनालॉग वो है जो आपका प्रॉपर डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा, और हाइब्रिड जिसमें दोनों चीजें डाल सकते हो। जैसे हाइब्रिड में आप यूज करते हो पेट्रोल पंप्स वगैरह में, दोनों तरीके से उसमें डल जाता है। अब अभी समझाऊंगी तीनों होते क्या है, डोंट वरी। जस्ट 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं गाइस। देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ पावर और स्पीड की टर्म्स में, शक्ति और गति के आधार पर, यानी स्पीड क्या क्या है, तो उस बेसिस पे तो कई सारे तरीके के कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर है एक हमारा जो अपने घरों में यूज करते हैं। वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब ये क्या है, इनके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ। वैसे हमने लगा रखा है सुपर कंप्यूटर, जैसे इसरो वगैरह में लगा हुआ है, तो सुपर कंप्यूटर वहां यूज होता है जहाँ बहुत ज्यादा अलग कैलकुलेशंस करनी हो। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप्स किस में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं। एनीवेज लेट्स स्टडी अबाउट दिस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी के बेसिस। 3 तरीके के थे ना कि किस तरीके से डेटा ले रहे हैं, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। तो एनालॉग की बात करती हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर वो डेटा डलता है जो बार बार चेंज होता रहता है। वेदर कंडीशंस हो गई, मतलब जो आपके स्पीडोमीटर है, ठीक है, ऑडोमीटर है जो स्पीड मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, तो ये सब एनालॉग है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, जो लगातार बदलता रहता है। इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटीज के साथ इसका लेना देना है, भौतिक राशियों के साथ, और ये रियल वर्ल्ड के फिनोमिना जो है वो मेजर करता है। ठीक है, वास्तविक दुनिया की घटनाओं को वास्तविक समय में मापता है। जैसे मैं आपको बताती रही हूँ, ये जो ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं ना, जो वेदर फॉरकास्ट करते हैं, उन सब में ये यूज होता है। अब आ जाओ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी रॉ डेटा आप डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बस जो डेटा डालना चाहिए वो बाइनरी टर्म्स में डालना चाहिए, 0 या 1। अब जैसे नॉर्मली जो हम यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, अब आप तो ये बोलोगे नहीं हम तो सेंटेंस टाइप करते हैं, 0 और 1 तो हम टाइप नहीं करते, बिल्कुल। बट कंप्यूटर के अंदर ही कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो उस पूरे डेटा को 0 1 0 1 की टर्म्स में वो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये रॉ डेटा एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाइनरी नंबर्स यानी 0 और 1, यानी फिक्स वैल्यू हो गई ना, फिक्स वैल्यू हो गई ना, 0 या तो 1 के उसमें ही इनपुट जाएगा। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन, मैंने बोला ना जो हम यूज करते हैं वो सब इसी में ही यूज करते हैं। दूसरा, ये जो आजकल जो हम करते हैं ना कैलकुलेशन, एडिटिंग, ब्राउजिंग, गेम्स, उन सब में,
क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर इज इजी टू यूज। एनालॉग कंप्यूटर भी बहुत वाइडली यूज होते हैं, बट वो साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि वो यूज करना भी थोड़ा मुश्किल है। जितने अच्छे वो रिजल्ट देता है, बट उसको यूज करना भी उतना मुश्किल है। तो वी यूज डिजिटल कंप्यूटर्स बिकॉज दीज आर वेरी इजी टू यूज। फिर बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। इनमें दोनों डेटा जाते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूस भी। देखो अब इसमें पेट्रोल पंप हमने यहाँ पे ये पेट्रोल वाली मशीन लगा रखी है, राइट। तो आपने नोटिस किया हो दो चीजें होती हैं उसके अंदर। अगर आपको आप जाकर कहोगे कि मुझको 1000 रुपए का पेट्रोल डलाना है, तो 1000 वैल्यू डाल देंगे, तो वो फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है, डिजिटली काम करेगा। अदरवाइज आप कहते हो टंकी फुल कर दो, तो टंकी फुल करने में क्या होगा कि वो पेट्रोल डालेगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी आपको उतने रुपए देने पड़ेंगे। तो दैट इज एनालॉग बिकॉज डेटा इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो ये ध्यान रखना। तो अब अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि वो क्वांटिटी भी मेजर कर सकता है और प्राइस भी। तो ये बहुत अलग लेवल के कंप्यूटर्स हैं जो मेडिकल सिस्टम्स वगैरह में, वेदर फोरकास्टिंग में, फ्लाइट साइमुलेशंस में, इन जगह पे आप इसको यूज करते हो। तो ये तो हो गए डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पे कि जो डेटा आप दे रहे हो वो कैसे हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके आधार पे, स्पीड के आधार पे। तो सबसे पहले है पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, एक ही बात है लगभग लगभग। तो ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक सिंगल चिप में पूरा का पूरा सीपीयू डाल देगा। जैसे आपके नॉर्मल लैपटॉप टैबलेट आप यूज करते, तो एक छोटी सी चिप होती है, मदरबोर्ड बोल दो उसमें, मतलब बेसिकली सारा कंप्यूटर का काम वो चिप करती है। जैसे आपका लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, टैबलेट। फिर वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन हो गया जो प्रॉपर कंप्यूटर एडेड मशीन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी जो इंजीनियर जो यूज करते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका वर्क स्टेशन। तो कंप्यूटर क्या है, ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जैसे कैड और कैम। कैड और कैम क्या है, कैड और कैम की फुल फॉर्म क्या है, कैड और कैम की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मशीन। क्योंकि वो पूरा मतलब आप ये समझ लो कि पूरी डिजाइनिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसलिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो वो क्या होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं। अगले आ गए मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं, ठीक है, और 5 से 50 गुना ज्यादा पावर भी होती है। तो ये बड़े होते हैं, सॉरी, या ये बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, सबसे पहली बात तो ये सुन लो। दूसरी चीज, इसकी 5 से 50 गुना अधिक शक्ति भी होती है, यानी ये ज्यादा अच्छे कंप्यूटर से काम करने के उसमें। और ये 4 से 200 यूजर इसको एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। इसके बाद हम बात करते हैं मेन फ्रेम। अब देखो ये ना बड़े कंप्यूटर्स आ गए मेन फ्रेम से। 100 से ज्यादा लोग एक ही टाइम पे अलग अलग से कंप्यूटर के अलग अलग टर्मिनल बना दिए, उस पे काम कर सकते। तो 100 से ज्यादा लोग मेन फ्रेम में अलग अलग टर्मिनल पे काम कर सकते हैं। नॉर्मली बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज और टेलीकॉम्स वगैरह पे यूज किया जाता है ये वाला, ठीक है। ये काफी मतलब ये देखो इसमें से ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा। कोई भी दो कंपेयर करेंगे, नॉर्मली मिनी और माइक्रो के बीच में आता है, क्योंकि वो ना बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मिनी होता है माइक्रो से बड़ा होता है। फिर सुपर कंप्यूटर लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, बहुत हद से ज्यादा महंगा है, हद से ज्यादा तेज भी है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, कितनी भी कॉम्प्लेक्स जॉब दो सेकंड्स में करके देगा ये आपको। अब जो मेन लर्न करने वाली है, पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया था रॉजर क्रे ने। वेदर फॉरकास्टिंग, स्पेस, मतलब इसरो में मैं आपको बता रही थी, न्यूक्लियर रिसर्च में आप इसी का इस्तेमाल करते हो। तो पहली बात तो मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये अच्छे से लर्न करना। सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, सुपर कंप्यूटर रॉजर क्रे ने बनाया था 1976 में। चलो, क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं। ये कंप्यूटर अभी डेवलपमेंट की स्टेजेस में है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में ये आ चुके हैं, तो इसलिए अभी आपको इतना कुछ पता नहीं लगेगा। इस क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट यूज होती है, मतलब बाइनरी बिट्स, जैसे डेटा जो डालोगे
बाइनरी बिट्स क्या होती हैं? बाइनरी बिट्स होती हैं 0 और 1, राइट? बाइनरी बिट्स होती हैं 0 एंड 1। तो ये बाइनरी बिट्स यूज नहीं करता है, इसमें डेटा डालने की अलग यूनिट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूबिट्स। अभी तक इतना ही पता है, ठीक है? ये डेवलपमेंट इसका अंतरिम चरण पर है और इसमें किसका यूज होता है? क्यूबिट का। और ये ना आया है, ये आई गेस रेलवेज में आया है, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। चलो, तो अभी आपने दो तरीके से कंप्यूटर का डिवीजन पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा था डेटा कैसे हैंडल करता है, फिर स्पीड। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन कैसे करता है, ठीक है? वर्क स्टेशन की बात करते हैं। देखो, वर्क स्टेशन में क्या है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है वर्क स्टेशन, क्योंकि इंजीनियर्स इसको यूज कर रहे थे, तो ध्यान रखना हाई परफॉर्मेंस देता है और सिंगल यूजर कंप्यूटर है, ठीक है? एक ही यूज करेगा, एक ही जन यूज करेगा, और टेक्निकल और साइंटिफिक टास्क के लिए। इसके अंदर बहुत बड़े जल्दी फास्ट प्रोसेसर्स होते हैं, रैम इसकी बड़ी होती है, ताकि जो भी आप इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे हो, यानी एक टाइम पे बहुत सारे काम वो कर सके। ऐसा ना हो कि आपने 10 काम दिए और कंप्यूटर हैंग हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। के अलावा हाई स्पीड का ग्राफिक अडेप्टर्स होते हैं, तो आप ग्राफिक का भी सारा काम, क्योंकि इंजीनियर एक तरीके का नहीं होता कि सॉफ्टवेयर या कुछ डेवलप कर रहा है। सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, 100 तरीके के इंजीनियर होते हैं। तो अगर किसी को कुछ स्ट्रक्चर भी एक विजुअलाइज करना है, तो वो इनमें कर सकता है। 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, डेटा एनालिसिस और कैड, ये सारी चीजें उसमें हो सकते हैं, और नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में काफी महंगे होते हैं। सर्वर क्या होता है? अब देखो ऐसे कंप्यूटर जो एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स का मतलब जिनको हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है? तो अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसका यूज बहुत सारे जैसे उबर है मान लो, तो मैं बोल रही हूँ उबर का भी एक सर्वर होगा। क्यों सर्वर होगा? क्योंकि उबर एक साथ बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, सिंपल। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो तब जब, लेकिन अब वो तो एक एप्लीकेशन हो गई, एक कंपनी हो गई। अब आ जाओ ये कंप्यूटर के बेसिस पे, कि अगर मान लो कोई एक ऐसा कंप्यूटर जो इसलिए डिजाइन किया हुआ है ताकि वो मल्टीपल क्लाइंट्स की मशीन को एक ही टाइम पर सपोर्ट करे, ठीक है? इसके अलावा अलग अलग तरीके के होते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर में क्या होगा, एक एप्लीकेशन है, अब वो एप्लीकेशन का क्या हो रहा है, वो 4-5 जन यूज कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन सर्वर हो गया। डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर और क्लाउड सर्वर, ये नॉर्मल कंप्यूटर के जरिए के तुलना में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, शक्तिशाली होते हैं। तो ये हो गए सर्वर। तो सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर होता है। फिर आ जाओ एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स में या बड़े बड़ी जो मशीन्स होते हैं ना, उनके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है? अब देखो, जैसे अगर आपको पता हो, ऐसे ऐसे एआई से चलने वाली मशीन्स आ रही हैं जिनमें ना आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग का कुछ देख रहे हो, तो आप उसमें प्रॉपर आपको वो सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या बनाना है। आपको वो सब बताएगा कि अब ये डालो, अब ये डालो, आप डालोगे, वो डिश तैयार करके दे देगा, ठीक है? आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ देखा। तो क्या है, वो एक मशीन है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई भी मशीन में चला रही हूँ, तो उसमें एक उसका जैसे हर चीज अब डिजिटल आनी शुरू हो गई। कार है, कार के अंदर भी एक छोटा सा आप कह लो कि सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से उसके सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जैसे जीपीएस सिस्टम हो गया, डिजिटल वॉच हो गई, फिटनेस ट्रैकर्स हो गए। तो ये क्या है कि घड़ी के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर फिट कर दिया। तो कंप्यूटर का मतलब ये नहीं आप देख रहे हो माउस कीबोर्ड, नहीं। कंप्यूटर का मतलब कि जो बेसिक फंक्शन होता है कंप्यूटर का, वो फिट कर दिया, जिसकी वजह से वो सिमिलर वे में काम कर रहा है। तो एम्बेडेड वर्ड का तो मतलब होता है ना, किसी को किसी चीज के अंदर एम्बेड कर देना, घुसा देना या एडजस्ट कर देना। ओके, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस यानी सूचना उपकरण। अब ये क्या है? बेसिकली ये ऐसी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जिनको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, जो पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे म्यूजिक प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया। तो इनके अंदर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस है, ठीक है? इनके टास्क कंपैरिजन में कम होते हैं अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर से देखो, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, इनका साइज भी छोटा है। अगर कैमरे की बात करूँ, उसका काम फिक्स है, कैमरे से पिक्चर लेना, जूम इन जूम आउट करना, वीडियो लेना, रेजोल्यूशन वगैरह, बस ये।
अगर मैं बोलने लगूँ वो गाने बजा देगा तो वो गाने नहीं बजाएगा ना, उसके फंक्शंस फिक्स है। तो ये हो गए इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। चलो अभी आ गया आपका की समरी प्रॉपर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं साइज में, एक ही मतलब जो यूजर सपोर्टेड है, एक सिंगल यूजर भी कर सकता है उसको यूज, मल्टीपल यूजर्स भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक काम ये कर सकता है, जैसे एग्जांपल है इंडिया में जो है परम है, जो सुपर कंप्यूटर अभी हम यूज कर रहे हैं, और यूएसए में समिट के नाम से है। मेन फ्रेम जो हो गए वो बड़े होंगे, जैसे 100 से 1000 के बीच में लोग उसको एक साथ यूज कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा एक साथ वो परफॉर्म कर देगा। और आईबीएम की जो जेड सीरीज है या हिटाची के जो Z800 सीरीज है, वो सारे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। फिर मिनी कंप्यूटर पे आ जाओ, मीडियम साइज के होते हैं, 4 से 200 लोग इसको यूज कर सकते हैं। मीडियम स्केल का यूज होता है इसका, जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं सिंगल यूजर के, सब जो हम यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। पर्सनल टास्क के लिए या ऑफिस टास्क के लिए जो हम यूज करते हैं, हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, पीसी सिस्टम जो बोलते हो, सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। लास्ट है वर्क स्टेशन, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं कैड और कैम वाली कैटेगरी के अंदर, टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क के लिए। चलिए, इसके अलावा कंप्यूटर टाइप देखो, आगे 3 और बच रहे हैं, सर्वर, एम्बेडेड और इंफॉर्मेशन अप्लायंस। सर्वर का साइज वेरी करता है, क्योंकि सर्वर का डिपेंड करेगा कितने यूजर्स को सर्विस देनी है। ज्यादा यूजर्स को सर्विस देनी होगी तो साइज बड़ा रखोगे, कम यूजर को सर्विस देनी होगी तो साइज छोटा रखोगे। बहुत सारे क्लाइंट्स इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड सर्वर्स हो गए, जैसे अगर आपने कोई चीज, एग्जांपल दे रही हूँ, आपने पिक्चर्स जो है वो क्लिक करी और आपने गूगल फोटोज पे डाल दी। अब आपकी जो गूगल फोटोज है आपने शेयरिंग ऑन कर रखी है, राइट, फोटोज की और हर चीज की शेयरिंग ऑन हो जाती है ना। तो अब आपने वो शेयर कर दिया किसी और इंसान के साथ, तो वो भी आपकी फोटोज पे उसका एक्सेस हो जाता है। तो मतलब क्या है कहने का, इस तरीके से आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो घड़ियों वगैरह में लगे होते हैं, सिंपल। तो ये डिवाइस स्पेसिफिक काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वेट, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट की हेल्प से काम करती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्मार्ट वॉच, तो इससे रिगार्डिंग मेरे फोन में एक एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन की मदद से ये, मतलब अगर मुझे एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं भी करना, देन ऑल्सो इसके अंदर एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से मैं इस पूरे को चला सकती हूँ। सेम गोज अगर मैं इसका एक एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड कर लूंगी अपने, तो फोन से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं देख सकती हूँ। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आप इसको लेकर जा सकते हो, एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे मोबाइल फोन, MP3 प्लेयर्स, कैमरा, ठीक है। तो आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो, कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ चुके हो, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की, अगर कंप्यूटर जो बनता है किस, मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 3 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी, CPU, एक तो उसका दिमाग, दूसरा इनपुट आउटपुट यूनिट, इंफॉर्मेशन डालने का, इंफॉर्मेशन लेने का, रिजल्ट लेने का। तीसरा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होती है कि आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, एक जगह चाहिए ना, आप मेमोरी में डाल रहे हो, वो फटाफट फटाफट परफॉर्म करेगा, आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो मेनली आती है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 2 हिस्से होते हैं। ये तो हो गया कंप्यूटर का प्रॉपर डिवीजन अगर आपको करना हो, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हो गया ऊपर ऊपर से कि हाँ ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर आप ये पूछ रहे हो कि अगर ये एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या ये वो 3, तो देखो क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा वो क्या पूछ। अगर ये ऑप्शन में होंगे तो उन तीनों में से कोई ऑप्शन में नहीं होंगे, अगर वो तीनों ऑप्शन में होंगे, इनपुट आउटपुट और आपके मेमोरी और वो सब, तो ये आपके ऑप्शन, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक, दिस इज द प्रॉपर पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज CPU। ये है CPU विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
ये राउटर जो आपको इंटरनेट से कनेक्शन देगा, कनेक्टिविटी देगा, ये माउस है, लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ये कोडलेस है, ब्लूटूथ से चलता है। इसमें स्क्रोल व्हील होता है, छोटा सा वो बॉल सी, उसको आप घुमा सकते हो। ये स्पीकर हो गए, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यूपीएस, ठीक है। यूपीएस क्या देगा, अगर लाइट चली भी गई तो वो आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे देगा कुछ समय के लिए, कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज अभी तक सेव नहीं की है तो आप उसको सेव कर दो। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी अब तक सुन चुके हो मेरे मुंह से कई बार, ठीक है। देखो, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा, इसको आप सारा इंस्ट्रक्शन देते हो और डेटा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डेटा प्रोवाइड कर दिया कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, वो तो है डेटा, और मैंने लिख दिया इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो वो हो गया मेरा इंस्ट्रक्शन। तो आप इसको ये सब देते हो, उसके बाद सीपीयू का क्या करेगा, मतलब किसी प्रोग्राम में तो दोगे ना। अब कंप्यूटर खुला, तो कंप्यूटर खुलते ही ऐसे ही कीबोर्ड पे तो प्रेस करने नहीं लग जाओगे ना, या तो वेब ब्राउजर खोलोगे, गूगल खोलोगे, तो कोई ना कोई प्रोग्राम खोलो। तो प्रोग्राम क्या करता है बेसिकली, अभी तो खैर मैं इंटरनेट पे जा ही नहीं रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेटर खोल लिया, उस पर आप कुछ कर रहे हो, तो जो भी प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, वो डेटा लेगा मेमोरी से, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी कोई कुछ डालोगे वो मेमोरी में लिखा जाता है। तो वो प्रोग्राम मेमोरी से वो उठाएगा डेटा, उस पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लगाएगा, ऑपरेशंस लगाएगा, भाई प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या कुछ और क्वेश्चन है क्या है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको मेमोरी में ही डाल देगा, कि मेमोरी से तो मुझे दिख जाएगा ना, जब मैं ऑलरेडी डाल रही हूँ, कुछ भी टाइप कर रही हूँ, वो मेमोरी में जा रहा है, तो रिजल्ट मतलब मुझे मेमोरी दिख रही है ना, समझ रहे हो। तो जो रिजल्ट आता है वो भी मेमोरी में आ जाता है, सिंपल। सीपीयू डेटा को भी और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करता है, ये ध्यान रखना। सीपीयू अपनी लोकल मेमोरी में, जो उसकी खुद की मेमोरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। अब ये ध्यान रखने वाली चीज है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल खोला, अब मैं उसमें कुछ क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन का, तो वो तो मेमोरी में टाइप कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन टाइप करोगे एकदम आंसर आ जाएगा, पर मैं उस जो भी मिनी सेकेंड लगे, जो मिली सेकेंड का काम हुआ है, नैनो सेकेंड्स में जो काम हुआ, मैं उस नैनो सेकेंड की बात बता रही हूँ, हुआ क्या होगा। एक्सेल ने यानी प्रोग्राम ने वो मेमोरी में लिखा, तो मेमोरी से क्वेश्चन उठाया, डेटा उठाया, मतलब इंस्ट्रक्शन उठाया, आपने क्या करने को बोला है, फटाफट फटाफट उसको सॉल्व कर दिया, आपको आंसर दिख गया एकदम, है ना, मिली सेकेंड्स में ही। तो वो जो आंसर दिखा ना, वो मेमोरी में ही दिखा, क्योंकि टाइप ही आपने मेमोरी में किया, तो मेमोरी का मतलब हो गया एक जगह, ये समझ। सीपीयू जब प्रोसेसिंग करता है ना, जब सीपीयू ये सब कैलकुलेशन करता है, तो सीपीयू अपने पास टेम्पररी रूप से भी उसको सेव कर लेता है, और जो सीपीयू के सेव करने की जगह है ना, उसको आप बोलते हो रजिस्टर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है। जो सीपीयू है टोटल तीन जगह में उसको डिवाइड कर सकते हो, कि सीपीयू के कितने हिस्से हैं। जैसे कंप्यूटर के 3 हिस्से कहे थे, सीपीयू के भी 3 हिस्से हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, जो कि कैलकुलेशन करता है। कंट्रोल यूनिट, जो ये कंट्रोल करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, डेटा क्या है। और तीसरा है रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर को एक और नाम से बुलाते हैं मेमोरी यूनिट। तो कहीं पे अगर ये दिखे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेमोरी यूनिट का ही नाम है रजिस्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, क्योंकि इनके ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। चलो, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर सारे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अंक गणितीय और तार्किक क्रिया है, सो बेसिकली ये करता है कैलकुलेशन, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो, कंट्रोल यूनिट ये सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे डेटा को गाइड करेगा, कि कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, डेटा क्या दे रखा है, तो ये सब कुछ वो करेगा। और इसका ऑर्डर भी क्या होता है, फैच, मतलब डेटा को लेना,
डिकोड, उस फटाफट उसको डिकोड करना, क्या पूछा है, एग्जीक्यूट, और जो हमने बोला है उसको फटाफट से परफॉर्म कर देना। तो फैच ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्देशों को लाना, डिकोड करना और निष्पादित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। चलो, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सीपीयू के अंदर जो उसका डेटा है उसको स्टोर करने की लोकेशन है, संग्रहण स्थान है जो सीपीयू के द्वारा जहाँ पे निर्देश या डेटा रखे जाते हैं सीपीयू के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्स के बारे में पता नहीं कितनी क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज में करा चुकी हूँ, एसएससी की सीरीज में, रेलवे की सीरीज में, और ई बुक में तो आपका है ही। रजिस्टर्स यूज्ड इन सीपीयू, अब देखो बहुत सारे रजिस्टर्स को ना, जैसे हमारे दिमाग, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे दिमाग में जो फोरब्रेन होता है, सेरिब्रम, उसमें क्या है कि हमारे दिमाग में अलग अलग एरिया है। अलग अलग एरिया का मतलब, अलग अलग एरिया का मतलब मान लो ये वाला एरिया है सिर्फ प्ले वाली एक्टिविटी से रिलेटेड है, खेलने कूदने वाली। ये एरिया है हमारी मेमोरीज, ये है एक्सपीरियंसेस, ये है हमारी सीख। तो अलग अलग एरिया होते हैं हर चीजों से रिलेटेड। सेम सीपीयू को भी डेटा स्टोर करना है तो उसने अलग अलग एरिया बना रखे। सबसे पहला प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगली इंस्ट्रक्शन जो होने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रखता है कि अगली इंस्ट्रक्शन ये होने वाली है खुद से, तो प्रोग्राम काउंटर वो है। ठीक है, कि अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आप दे रहे हो, आप दो तीन उस पर एक साथ काम कर रहे हो तो एक इंस्ट्रक्शन एक जगह दी, दूसरी इंस्ट्रक्शन दूसरी जगह दी, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि अगला प्रोग्राम कहाँ होने वाला है ऐसे याद रखो, तो अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ये डेफिनेशन पूछ के ये भी पूछा गया है ये कहाँ होगा। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है, पढ़ने और लिखने के लिए मेमोरी स्थान का पता संग्रहित करता है। यानी रीड, कुछ पढ़ना है कुछ लिखना है, यानी उसको हमको कुछ बताना है, तो वो कौन सी जगह बताएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो मेमोरी है उसमें लिखो भाई। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या है, इसके अंदर जो डेटा जो मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे जाने वाले डेटा को संग्रहित करता है। एड्रेस में तो खुद लिखना होता है, अब आपके पास डेटा भी आ गया जो लिखना है जो पढ़ना है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एड्रेस हटा के बफर लिख दो। अगला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो ये बताएगा कि जो अभी आपने 10 इंस्ट्रक्शन दिए तो उन 10 को एक साथ एक जगह लिख देगा, वो क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सिंपल। प्रोसेसर्स कितने टाइप के होते हैं, देखो प्रोसेसर्स का मतलब कितनी स्पीड से कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ सिंगल कोर पे। सिंगल कोर का मतलब हो गया सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है, स्पीड बहुत धीरे होगी। फिर मल्टी कोर, मल्टी कोर के अंदर क्या होगा, अब जैसे इसके अंदर भी अलग हो गए, सिंगल कोर, डुअल कोर में 2 प्रोसेसर हो गए, क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर हो गए। मल्टी कोर में अलग अलग यूनिट्स होंगी एक ही चिप के अंदर, जैसे डुअल कोर और क्वाड कोर एक ही चिप है, इसमें देखो अलग अलग प्रोसेसर्स हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या होगा, अलग अलग सीपीयू, मतलब चिप्स ही अलग अलग हो जाएंगे, तो वो और तेजी से काम करेगा मल्टी प्रोसेसर वाला। ठीक है, तो आपने सीपीयू तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट, और उसके बाद क्या बचेगा, आपका मेमोरी यूनिट बचेगा। तो इनपुट आउटपुट में क्या है, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं, बेसिकली इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती हैं। इनपुट की मदद से आप डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हो, जैसे कीबोर्ड और माउस। आप देख सकते हो ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्कैनर है, बार कोड रीडर, जॉयस्टिक, इन सबका क्या काम है अभी पढ़ने वाले। आउटपुट वो है जो हमको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, परिणाम दिखाएगा। इसमें प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन्स, ये सब आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है, परिधीय उपकरण, क्योंकि ये मेन डिवाइसेस नहीं है बट इनके बिना काम कंप्यूटर काम भी नहीं करेगा, तो पेरिफेरल डिवाइसेस, परिधीय उपकरण। इनको इंटरफेस भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे में और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस भी इनको कहा जाता है। इनपुट आउटपुट टेक्निक्स कितनी सारी हैं, अब ये भी अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल नया टॉपिक है जो अभी तक नहीं था। अब देखो, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट,
सबसे पहला है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। का मतलब क्या है, सीपीयू वेट करता है कि जो इनपुट या आउटपुट जो भी काम कर रही है डिवाइस, पहले वो अपना पूरा काम कर ले, फिर मैं कुछ नया शुरू करूंगा। अगला इंटरप्ट ड्रिवन। इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है कि सीपीयू को वो मतलब जब वो अपना पूरा काम कर लेगी उसके बाद वो सीपीयू को इंटरप्ट कर देती है, भैया मेरा काम हो गया अब तुम अपना शुरू करो। अगला है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। डेटा जैसे ही आप फटाफट डाल रहे हो, जो हम अब यूज कर रहे हैं, आप इधर टाइप कर रहे हो, इधर कंप्यूटर तक वो सारा जा रहा है आप जो टाइप। तो पहला है प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड में क्या होगा कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसके काम पूरा होने की वेट करता है सीपीयू। इंटरप्ट चालित क्या होता है कि सीपीयू को केवल तब बाधित करता है जब वो तैयार हो। यानी देखो, पहले वाले में क्या होगा कि आपने टाइप करना शुरू किया, कंप्यूटर को पता तो लग गया कि आप टाइप कर रहे हो, पर वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो आप पूरा टाइप ना करो। इंटरप्ट वाले में क्या है, कंप्यूटर को पता ही नहीं लगा कि आपने टाइप कुछ कर रहे हो, जब आप पूरा टाइप कर लोगे उसके बाद कंप्यूटर को पता लगेगा। और तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके अंदर क्या होगा, सीधा इधर टाइप कर रहे हो, इधर कंप्यूटर के पास सारा डेटा जा रहा है। अब मेनली इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से जो आप यूज करते हो, तो सबसे पहली है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको पता है, जैसे ग्रेजुएशन में तो अभी भी कई जगह जहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो ओएमआर शीट्स पे आंसर्स जो है वो सर्कल कराए जाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम तो अभी तक ऐसे ही होता है ना। अब सुनो, तो इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस है जो ब्लैक या ब्लू, मतलब वो जो पेपर होता है मैग्नेटिक पेपर होता है, जब उस पर ब्लू या ब्लैक इंक से हम बॉल पेन की इंक से जब आप फिल करते हो, तो एक ऐसी मशीन है जो उसको पढ़ने की काबिलियत रखती है। तो इनपुट डिवाइस है जो स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म्स को ही पढ़ सकती है, विशेष रूप से तैयार किए गए फॉर्म को पढ़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, काले निशान बनाए जाते हैं इसमें स्पेशली। अगला है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे चेक, चेक पे क्या होता है, मैग्नेटिक इंक होती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। तो एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो मशीन यूज, बैंक्स यूज करते हैं। इनकी फुल फॉर्म आती है भाई, अच्छे से कर लेना। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या करता है, जैसे बाजार से सामान लेने जाओ तो अगर आप देखोगे ना, हर एक पे बार कोड बना होता है ऐसा। तो बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर पे जहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, मॉल वगैरह में, ऐसी आपको एक हैंड हेल्ड डिवाइस दिखती है जो हाथ में पकड़ते हैं, वो लाइट के ऊपर डालते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, कितने रुपए का है, कब उसकी एक्सपायरी है, कब वो उसमें आया, तो सब कुछ वो इससे कनेक्ट करके रखते हैं। अगला है क्विक रेस्पॉन्स, क्यूआर, जो आपके गूगल पे, पेटीएम, इन सब में आपको दिख जाएगा, क्यूआर कोड बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, कोड होता है, उसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब एक शेप है, उसको स्कैन करते ही जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें डाली है वो आ जाएगी। अब आप बोल रहे हो हम तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालते, बिल्कुल, पर अगर आप गूगल पे चला रहे हो और गूगल पे अपना क्यूआर दिखा रहा है, इसका मतलब गूगल पे ने ही आपकी इंफॉर्मेशन उस क्यूआर कोड में डाल दी, सिंपल। तो ये है बीसीआर, यानी बार कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आ जाओ कीबोर्ड्स, ये अच्छे से कर लेना जरूर। देखो, अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, अलग अलग नहीं होती, उसी से टाइप कर सकते हो। न्यूमेरिकल कीज होती है 0 से 9। फंक्शन कीज होती है F1 से F12, अगर देख रही हैं आपको यहाँ। मॉडिफायर कीज होती है। मॉडिफायर कीज का मतलब क्या होता है, ये पढ़ लेना अच्छे से। मॉडिफायर कीज का मतलब है ऐसी कीज जिनको प्रेस करते ही किसी भी की का फंक्शन बदल सकता है। जैसे कंट्रोल प्रेस करते ही अगर आप कंट्रोल के साथ कुछ भी दबा रहे हो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेस करूँ ना कंट्रोल के साथ डिलीट, सिंपल डिलीट कर रही हूँ, नहीं कंट्रोल तो नहीं, शिफ्ट के साथ बताती हूँ, चलो। कंट्रोल के भी फंक्शंस हैं, बट वो भी बताने का मतलब इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो जाएंगे। शिफ्ट आसान है, वो समझो। सिंपल डिलीट प्रेस कर रहे हो तो वो डिलीट हो जाएगा आइटम, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर रहे हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो कंप्यूटर में कहीं किसी भी जगह नहीं रहेगा। तो मतलब क्या है कहने का, तो ये ऐसी कीज हैं कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, जिनको दबाकर अगर कोई काम करोगे तो वो चेंज हो सकता है उसके फंक्शन। टॉगल कीज है। टॉगल कीज कौन सी होती है, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रोल लॉक। ये वो है कि न्यूमेरिकल लॉक ऑन है तो आप अगर
नंबर प्रेस करोगे तो वो नंबर प्रेस नहीं होंगे, वो लॉक लग गए। न्यूमेरिकल लॉक ऑफ कर दोगे तो वो प्रेस होने शुरू हो जाएंगे। सेम गोज फॉर कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ऑन है अगर, तो हर चीज कैपिटल में टाइप होगी। इस तरीके से स्क्रॉल लॉक होता है। जो मानक कीबोर्ड है यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं, ध्यान रखना, और 17 की होती है नंबर पैड में। ओके, माउसेस पे आ जाओ। दो तरीके के माउस होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस और एक मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिक वो है मैकेनिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में ना लाइट होती है, अगर माउस को उठाओगे फिर नीचे लाइट जल रही होगी। ट्रैक बॉल क्या होती है? ये ट्रैक बॉल है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, जैसे माउस को गोल ऐसे घुमाओगे तो स्क्रीन पे कर्सर हिलेगा ना, ट्रैक बॉल में इस बॉल को ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो वो माउस की तरह काम करेगा। कई सारे लोग माउस की जगह ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन ये हो गया, लाइट पेन के लिए क्या बोलते हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज करते हैं। ऐसा मॉनिटर जो सीआरटी बेस्ड है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। तो बेसिकली टच वाला जो भी सपोर्टेड होगा वहां पे आप सिग्नेचर करने के लिए इसको यूज करते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टाइलस की, तो स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस के लिए पेन शेप की डिवाइस होती है जो ग्राफिक टैबलेट, मतलब लाइट पेन से तो मॉनिटर के ऊपर लिखोगे, स्टाइलस से टैबलेट के ऊपर लिखोगे। फर्क है बस इतना सा, लगभग लगभग एक ही तरीके से काम करती है। स्कैनर क्या होता है? अब देखो, ये एक इनपुट डिवाइस है, पर कैसे इनपुट डिवाइस है ये समझो। अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आपको उसको अपने कंप्यूटर पे लेना है, हाउ विल यू डू दैट? मैं आज के जमाने में नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि आज के जमाने में तो आप गूगल लेंस यूज करोगे, वो आ जाएगा कॉपी पेस्ट करके, राइट? 100 चीजें हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये स्कैनर आता था, इस पे डॉक्यूमेंट रखा, इसको बंद किया तो यहाँ से एक लाइट निकलेगी। वो लाइट पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करेगी और वो प्रॉपर पेज की जो पिक्चर है अपलोड हो जाएगी कंप्यूटर पे। तो एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो एक इमेज को, एक तो इनपुट डिवाइस है ये याद रखना है ठीक है, किसी भी चित्र को पढ़कर उसको डिजिटल फाइल में बदल देता है। 3 तरीके के होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, ये फ्लैट सरफेस यूज करता है डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए, ये ठीक है, ये है फ्लैट बेड। अगला है शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर, अगर आप में से कोई मतलब कहीं भी काम करता है ना, तो आई थिंक शीट फेड भी आपको पता होगा। छोटी सी मशीन है, उसमें कागज रख दो, एक एक कागज उसके अंदर जाएगा और बाहर निकलता जाएगा, जैसे प्रिंटर में होता है। तो शीट फेड वो है कि एक एक शीट उसमें अंदर जाएगी। तीसरा है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? ये पेपर रखा, मान लो ये हैंड हेल्ड स्कैनर है, ऐसे उस पढ़ते जाओ, लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन, वो सब कुछ कंप्यूटर पे दिखाता जाएगा। अगला है जॉयस्टिक, ये वीडियो गेम इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं, वीडियो गेम चलाने के लिए। टच पैड, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज जस्ट लाइक द, ये जो लैपटॉप्स में होता है इसको टच पैड बोलते हैं। ठीक है, ये एक अलग सा सरफेस होता है जो आपके हाथ के, जो आपकी जो फिंगर्स का मूवमेंट है उसको माउस की तरह आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एक स्पेशलाइज, एक विशेष सतह होती है जिसको उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो दिखा सकता है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? बेसिकली जो भी आप बोलोगे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि कंप्यूटर में वो आ जाए, उसकी वॉल्यूम आप कम ज्यादा आप कर सको, सिंपल। तो ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। पेन टैब क्या होता है? अगर आपने देखी हो बहुत सारी वीडियोस जिसमें हम बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं इधर की साइड, तो वो पेन टैब की वजह से ही बनती है। कि देखो इस पे क्या है मेरे पास, ये समझ लो सीआरटी एक मॉनिटर है, ये रहा मेरा लाइट पेन, या ये है ना, इससे मैं मॉनिटर पे लिख पा रही हूँ। हालांकि वैसे ऐसा है नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ। अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी, हाथ से लिखूंगी तो भी लिखा जाएगा। तो इट इज नॉट अ सीआरटी, बट यू कैन टेक इट एज सीआरटी समझने के लिए। लेकिन मान लो मैं लैपटॉप पे अपना कोई कुछ काम कर रही हूँ और मुझे उस पर कुछ लिखना है, तो हाउ विल आई डू दैट?
क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पे, लैपटॉप में जरूरी नहीं है ये एप्लीकेशन चलेगा, राइट। तो उस केस में क्या होता है, हम पेन टैब यूज करते हैं। टैबलेट होती है इतनी सी, ये टैबलेट का मतलब डिजिटल टैबलेट नहीं है ये बस एक सरफेस है। इस सरफेस के लिए ये सेंसिटिव पेन आता है। इस ये समझ लो ये पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है। होता तो ये इतना सा है, पर इतने से को आप इमेजिन करोगे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन, जो इस पे लिखोगे वो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इट इनेबल्स द यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेजेस एनिमेशंस विद अ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलस, सिंपल। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की गाइज, 1 मिनट, आप भी हाइड्रेट हो जाइए बिल्कुल। देखो, आउटपुट डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस हैं। जैसे सबसे पहली है मॉनिटर। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, पर कौन से डिवाइस को बोलते हैं, अरे यही सबसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। तो उसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी मानक आउटपुट डिवाइस भी कही जाती है। मॉनिटर कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, अभी मैंने बताया। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बिल्कुल पतली सी मॉनिटर होता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आती थी अब तो बंद हो गई, अब एलईडी आती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो हो गए कि स्क्रीन किस तरीके की है। अगर कलर के आधार पे आप डिवाइड कर रहे हो तो दो तरीके से होंगे, मोनोक्रोम जिसमें कुछ कलर, एक ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, और एक कलर मॉनिटर्स हो, ठीक है। प्रिंटर्स की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि प्रिंटर्स कई सारे तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट मतलब पता है ना, प्रभाव। तो जो प्रभाव डालते हैं, तो ये कई सारे तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले ये हैमर और रिबन का इस्तेमाल करते हैं पेपर पर। मतलब क्या होगा, ये पेपर है, तो जो भी इसका हैमर होगा वो टक टक करेगा इस तरीके से पेपर के ऊपर, और तब टाइपिंग होगी, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर्स, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। 2 तरीके के होते हैं, ये तो हो गए इसके एग्जांपल्स। ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, पर इम्पैक्ट प्रिंटर्स अंदर किस तरीके से होते हैं ये सुनो। एक तो कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होगा कि एक एक कैरेक्टर, ए टाइप होगा, फिर बी टाइप होगा, फिर सी टाइप होगा। लेकिन लाइन प्रिंटर्स में पूरी की पूरी लाइन एक साथ टाइप। तो ये एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करता है, ये इसकी स्पीड बहुत कम होती है, जैसे डॉट मैट्रिक्स, ठीक दिख रहा होगा आपको। लाइन प्रिंटर्स में पूरी की पूरी लाइन एक साथ वो प्रिंट कर देगा, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि इनको हैमर की जरूरत नहीं पड़ती। हैमर का मतलब हथौड़ा नहीं होता, बेसिकली एक स्ट्राइकिंग सी स्टिक होती है जो ऐसे हिट करती है तो पेपर पे टाइप होता है, ठीक है, इंक डलती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स महंगे होते हैं, बट ये अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ओके। तो ये हैमर और रिबन को यूज ही नहीं करते ना, उनको स्ट्राइक करते, पेपर पे कुछ टक टक भी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है इंकजेट और लेजर थर्मल प्रिंटर। देखो, प्रिंटर्स जनरली कम इन 3 पॉपुलर वर्जन। अब आ जाओ अलग सी चीज पे कि जो प्रिंटर्स मार्केट में देखोगे ना, 3 वर्जन में मिलेंगे। या तो डॉट मैट्रिक्स, तो अभी आपने पढ़ लिया इसके बारे में, या तो इंकजेट। इंकजेट में क्या होगा, स्प्रे, आपने देखा होगा बीच में ना, अगर मतलब अब तो मुझे नहीं पता आपने वो यूज किया या नहीं, जैसे प्रिंटर से पेपर निकलता था ना, तो उसको एकदम हाथ में लगाते थे कि वो इंक फैल ना जाए। क्यों? वो इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि इंक ना स्प्रे की जाती है पेपर के ऊपर, तब लिखा जाता है। तो अगर एकदम हाथ लगा लोगे तो वो इंक फैल जाएगी, इसलिए उसको 1 मिनट के बाद उठाते थे कि वो इंक सूख जाएगी। तीसरी है लेजर प्रिंटर, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा आप यूज करते हो आपके ऑफिस में, स्कूल्स में लेजर प्रिंटर होता है। लाइट की रे पड़ती है और प्रिंटिंग होती जाती है, एकदम उठा भी लेते हैं, कुछ भी खराब नहीं होता, लेकिन बहुत महंगे आते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना, पेपर में पूछी गई है। डॉट मैट्रिक्स डॉट की फॉर्म में प्रिंट करता है। इंकजेट पूरे कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा, ये भी पूरे पूरे कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा।
इसकी स्पीड है 1 सेकंड में 200 से 540 कैरेक्टर, ठीक है, अल्फाबेट्स, ये समझ लो। इसकी 4 से 8 पेज 1 मिनट में, और इसकी 4 से 20 पेज 1 मिनट। ज्यादा महंगे नहीं होते, ये बीच में होते हैं, और ये बहुत महंगे होते हैं। प्लॉटर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे अगर हाईवे वगैरह पे जाओ ना, इतने बड़े बड़े वो लगे होते हैं होर्डिंग्स टाइप, तो वो सब प्लॉटर में बनते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं प्लॉटर की। तो ये हाई क्वालिटी के बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन आता है कैड कैम में। घर का मैप बनाना है, बैनर बनाना है, कार के पार्ट्स जो आपने देखा होगा ना, लैमिनेशन होती है, कलर चेंज करा लेते हैं, 100 चीजें होती हैं, तो सब प्लॉटर से होती है। और ये आता है कैड और कैम के उससे, या तो होर्डिंग्स के नाम से आएगा या कैड और कैम के नाम से आएगा। कैड और कैम के नाम से आएगा तो समझ जाना कंप्यूटर कौन सा होता है, वर्क स्टेशन, इंजीनियर जो यूज करते हैं। और वैसे डिवाइस क्या यूज करते हो, प्लॉटर। तो अभी आपने दो चीजें पढ़ ली, सीपीयू के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ये कंप्यूटर के 3 ही हिस्से थे ना। तीसरा क्या था, कंप्यूटर की मेमोरी। बेसिकली मेमोरी का मतलब ये है कि जो डेटा आप डाल रहे हो, जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, वो उसको टेम्पररी रूप से कहीं तो सेव करेगा ना। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने मुझे क्वेश्चन दिया तो किसी चीज पे तो मैं लिखूंगी ना, चाहे वो मैं अपने फोन में सेव करूं, चाहे मैं एक कॉपी पे लिख लूं। मुझे नहीं चाहिए वो सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, चाहे मैं उसको डिलीट कर दूं, बट टेम्परेरी रूप से तो मुझे कहीं पे डेटा स्टोर करना होगा ना। सो दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। 3 तरीके की होती है। सबसे पहले कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मतलब, मैंने कुछ डेटा डाला, तो जो मैं इस वक्त काम कर रही हूँ ना, उसका जो टेम्पररी डेटा स्टोर होगा, ताकि जब मतलब आज कल परसों अगर मैं दोबारा वही चीज डाल रही हूँ, तो वो कंप्यूटर को पता होगा, अरे ये इसने 1 हफ्ते पहले भी पूछा था, तो वो वहीं से उठा लेगा। तो वो तो होती है कैश मेमोरी। सबसे महंगी, सबसे तेज इसलिए क्योंकि एक बार, जैसे एंटीबायोटिक हमारे शरीर में काम करती है कैसे, कि जो वैक्सीनेशन वाला काम होता है, सॉरी एंटीबायोटिक बोल रही हूँ, कि अगर आपने किसी चीज की वैक्सीन ले ली, तो क्या होगा, अगर वो बीमारी हुई, तो हमारी बॉडी को पता होगा, अरे ऐसे इस तरीके की बीमारी से मैं लड़ चुका हूँ, तो वैक्सीन में आ जाती है ना वही बीमारी वीकेंड रूप में। तो सेम ऐसे ही कैश मेमोरी में क्या होता है, जो मैंने आज डाला कंप्यूटर सेव कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगी तब तक वो डिलीट नहीं करेगा। कैश मेमोरी डिलीट नहीं होती अपने आप। तो अगर मैं 1 महीने बाद, मैं डिलीट नहीं कर रही, 1 साल बाद अगर मैंने कुछ चीज डाली ना जो मैं 1 साल पहले सर्च कर रही हूँ, तो कंप्यूटर उसको अगली बार और तेजी के साथ करके देगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास पहले वाला डेटा स्टोर है। उसकी टेम्प है तो वो टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं कर सकता। मैं डिलीट करूंगी वो डिलीट हो जाए। अगला प्राइमरी या मेन मेमोरी। प्राइमरी या मेन मेमोरी जिसमें जो काम मैं कर रही हूँ वो स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर पहली बार कुछ काम कर रहे हो तो वो दोनों जगह स्टोर होगा, इसमें भी और इसमें भी, ओके। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करोगे, ये खत्म हो जाएगा, ये रहेगा, कि आगे कहीं जरूरत ना पड़े, तो ये बिल्कुल डिलीट हो जाती है। थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, देखो कंप्यूटर को 2 जन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक तो आप जिसका कंप्यूटर है, और एक जिसने उस कंप्यूटर को बनाया है। जैसे उसने एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब कंप्यूटर को ऑन स्विच ऑन करेंगे, वो बटन दबाएंगे, तो कंप्यूटर ऐसे ऑन होना चाहिए, उसके बिना तो आप भी काम नहीं कर सकते ना। तो वो वाले इंस्ट्रक्शंस किस में होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। चलो कैश मेमोरी की बात करते हैं। बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये बफर की तरह काम करती है, मीडिएटर की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी में। देखो मैंने बताया था ना कि कोई सीपीयू और मेन मेमोरी जो बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी है उसके बीच में काम करती है। ये डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को स्टोर करती है जो सबसे ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है बार 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 बार, ठीक है, क्योंकि उसको पता है सीपीयू बार बार यूज कर रहा है तो इसको चाहिए होगा, जब अगली बार चाहिए होगा तो बाहर ही रखा है, मैं दे दूंगी। ये सबसे तेज होती है, मेन मेमोरी से भी तेज होती है, और कम टाइम लेती है। इसमें डेटा टेम्परेरी यूज के लिए ही स्टोर करते हो, आप डिलीट करोगे हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इट इज, देखो ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, जिसमें आप सब कुछ लिखते हो डालते हो। ये है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करेगी, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपने दिया है तो सीपीयू क्या करेगा, अगर आपने वो इंस्ट्रक्शन कई बार दे दिया तो वो कैश मेमोरी में सेव कर लेगा।
अगला है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन डेटा डाल रहे हो, वो इसमें जाता है। तो ये मेन मेमोरी हो गई आपके लिए। पहली बात तो ये है। ये है क्या? इसको हम बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं रैम। तो आप इसको रैम के अंदर भी पढ़ोगे, सेम यही। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। केवल वो डेटा और वो इंस्ट्रक्शन रखेगी जो आप डाल रहे हो। इसके अलावा ये भी हाई स्पीड मेमोरी होती है। देखो, केवल वो इस डेटा और इंस्ट्रक्शन रखेगी जो जिसपे कंप्यूटर अभी काम कर रहा है, यानी जिसको आप अभी दे रहे हो। कंप्यूटर के साथ सीधा काम करता है, ये जो भी मैं डाल रही हूँ सीधा वहीं पे जाएगा। और ये हाई स्पीड पे काम करता है, यानी इसकी स्पीड भी हाई होती है। इसके अलावा ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जितने टाइम तक कंप्यूटर ऑन है, आप काम कर रहे हो, वो स्टोर करके रखेगी। कंप्यूटर ऑफ करते ही वो सब खत्म, जब तक आप उसे सेव ना कर दो। सेव करोगे फिर तो कंप्यूटर में रहेगा, अदरवाइज आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक्सेल खोल रखा है, वर्ड खोल रखा है, पावर पॉइंट खोल रखा है, तो ये सब मेन मेमोरी में जाता है, रैम। जैसे कंप्यूटर ऑफ किया, सारे बंद हो गए, तो रैम के अंदर के भी कंटेंट्स डिलीट हो गए। टेम्परेरी होती है, वॉलेटाइल होती है नेचर में, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर इसमें ये पता नहीं कितनी बार आता है। ठीक है। कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए कई बार ऐसा होता है जब कंप्यूटर या फोन पुराने हो जाते हैं तो वो अटकने लगते हैं, क्योंकि रैम जो है वो आउटडेटेड हो जाती है, इतनी पुरानी हो जाती है, और जो नए ऐप है वो हैवी एप्स होते हैं तो नहीं चला पाते। सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है, और ये रैम और रोम में डिवाइडेड है। देखो, प्राइमरी मेमोरी में दो होती हैं, रैम और रोम। अब देखो, एक चीज मैं बताती हूँ आपको, इसका फ्लो चार्ट ऐसे लर्न कर लो। एक तो आपको पता है कि कैश मेमोरी है पहले नंबर पे, इसके तो कोई टाइप होते नहीं है। फिर आती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी लिखते हो। ये दो तरीके की होती है, रैम और रोम। रैम वो है जो टेम्परेरी है, जो भी आप लिखते हो वो इसमें लिखते हो, जो काम करते हो इसमें करते हो। मान लो आप वर्ड डॉक्यूमेंट कोई बनाया तो इसमें था, जैसे आपने सेव कर दिया, सेव करते ही वो इसमें चला। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये है टेम्परेरी, ये है परमानेंट। इसी में होता है वो इंस्ट्रक्शंस कि कंप्यूटर ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, वो ही मतलब चेंज नहीं कर सकते। और तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप ये समझ लो, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पर आप डलवा सकते हो। पेन ड्राइव अटैच कर दी, हार्ड डिस्क अटैच कर दी, तो एक्स्ट्रा मेमोरी है कि अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा सामान तो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते। रैम, तो जितना कुछ अभी तक पढ़ाया सब रैम के बारे में ही पढ़ाया था मैंने आपको। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, बिजली बंद होते ही डेटा मिट जाता है, बहुत तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर किसी भी समय रैम की सामग्री बदल सकता है, क्योंकि रैम तो टेम्परेरी है ना, जो मैं लिखती हूँ रैम में जाता है। एक रीड राइट मेमोरी है, लिखोगे वो पढ़ेगा कंप्यूटर, डिलीट कर दोगे तो खत्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। इसको एस रैम और डी रैम के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म पूछ लेता है वो कई बार कि एस रैम की बताओ और डी रैम की बताओ। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इतना ही पढ़ना है, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। फिर रोम की बात करूं तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, ये कभी भी डिलीट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर वो यूजर ने इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं, भैया तुमको पता होना चाहिए कंप्यूटर ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी है। इसका मेनली जो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो बताओ? उसको बोलते हो बूट। जब कंप्यूटर ऑन ऑफ होता है उसको बोलते हैं बूट। तो इसमें बूट सिस्टम का सारी इंफॉर्मेशन होती है। रोम कितने तरीके की होती है ये समझना जरूरी है, 3। पी रोम, एक बार प्रोग्राम जो भी मैन्युफैक्चरर ने प्रोग्राम कर दी वैसे ही रहेगी, ना तो आप उसको बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। की कोई रोम थी, पहले उसको इरेज किया, फिर एक बार प्रोग्राम कर दिया। अगर मतलब एक बार इरेज होके एक बार प्रोग्राम हो सकती है, दोबारा बार बार इरेज नहीं हो सकती।
अगला है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EEPROM। इसको बार बार इरेज कर सकते हो और बार बार उसको इंस्ट्रक्शन उसमें नए डाल सकते हो। चलो अब सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है, सहायक मेमोरी, बेसिकली अगर आपको डेटा को लंबे समय तक संग्रहित करना है, स्टोर करना है, जैसे पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क आती थी, CD ड्राइव, ये तो आती थी, अब नहीं आती, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मतलब आपने इसमें डेटा डाल दिया, जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, पर इसकी स्पीड बहुत धीरे होती है। जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है उसकी स्पीड हमेशा धीरे होती है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, बैकअप स्टोरेज का काम करती है ये, ठीक है। अगर आपका डेटा उड़ भी गया कंप्यूटर से, आपने इसमें स्टोर कर रखा है, तो आप यहाँ से वापस ले सकते हो। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। मैग्नेट से चलने वाली होती हैं या लाइट से चलने वाली है। जैसे मैग्नेटिक टेप्स है, तो मैग्नेटिक टेप्स आपने देखा होगा, जो आपके मम्मी पापा की शादी की वो होंगी ना, वो इतनी बड़ी बड़ी वो VCR वाली, वो इतनी बड़ी बड़ी कैसेट्स होती है, तो उनके अंदर मैग्नेटिक टेप्स ही हुआ करती थी। तो इसके अंदर टेप होती थी जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग हो रखी होती थी। CD की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑप्टिकल माध्यम है। लेजर बीम जब इस पे डालते हो तो उसका इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है कंप्यूटर। DVD भी एक ऑप्टिकल माध्यम है। अब कुछ की स्टोरेज कैपेसिटी लर्न कर लेना, जैसे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की 1.44 MB, आई डोंट इवन नो आपने अब तक देखी है नहीं, एटलीस्ट मैंने देख रखी है। फ्लॉपी डिस्क पहले आया करती थी। अब आप एक चीज समझो कि 1 MB भी कितना होता है। 1 MB कितना होता है? तो अगर उस टाइम पे 1 MB में भी कितनी सारी चीजें आ जाती थी, इतनी सारा आप कह लो कि डेटा आ जाता था, तो 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क आती थी एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए। CD में 700 MB की होती है, DVD में 4.7 GB होता है। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। मेमोरी कार्ड हो गए, USB स्टिक हो गई। USB मतलब यूनिवर्सल सोर्स बस, ठीक है, यूनिफॉर्म सोर्स बस है, यूनिवर्सल सोर्स बस, ऐसा ही कुछ है इसका, ठीक है। SASD क्या होता है, इसके ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, SASD। BRD ब्लू रे डिस्क। अब ये जो ब्लू रे डिस्क होती है ना, ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर। 25 GB अगर सिंगल लेयर कर रखी है, कैसेट्स नहीं होती थी कि पहले ऐसे रखते थे फिर ऐसे पलट के रखते थे, जो टेप टेप रिकॉर्डर में डलती थी, पहले सीधी रखते थे, A साइड और B साइड होती थी, ठीक है। तो ऐसे ही सिंगल लेयर में 25 GB, डबल लेयर में 50 GB। HBD क्या होती है? होलोग्राफिक डिस्क होती है। नॉर्मल यूजर्स के लिए 1 TB और साइंटिस्ट के लिए 6 TB का डेटा उसमें आता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? जैसे जो फटाफट काम करे, पेन ड्राइव, ठीक है, मेमोरी कार्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसके एग्जांपल पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? बेसिकली अगर एक एप्लीकेशन को लोड करना है, तो अगर आपने स्टोरेज बोरो कर लिया हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, आपने वहां से कोई स्टोरेज बोरो कर लिया, तो उसे वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे, क्योंकि कोई फिजिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं करी, जो कंप्यूटर में थी उसी का छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। ओके, अब मेमोरी की यूनिट्स क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। तो पहली बात तो सुनो, जैसे कंप्यूटर में कोई भी डेटा डाल रहे हो, तो वो डेटा आप तो अपनी लैंग्वेज में डालोगे, पर कंप्यूटर किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा? 0 और 1, यानी बाइनरी डिजिट्स। सेम, तो कंप्यूटर जो स्टोर भी करता है ना, वो बाइनरी डिजिट ही स्टोर करता है, 0 और 1। तो होता क्या है, 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बिट्स। बाइनरी डिजिट को कंबाइन कर दिया बिट, तो 0 और 1 स्टोर करा तो उसको बोलेंगे बिट स्टोर करा। ऐसे ही बिट, जब बिट्स का ग्रुप बन जाएगा उसको बोलेंगे बाइट। बाइट का ग्रुप बन जाएगा उसको बोलेंगे किलोबाइट। किलोबाइट का ग्रुप बन जाएगा मेगाबाइट, MB। MB का ग्रुप बन जाएगा तो GB। इस तरीके से इसकी यूनिट होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो जो इंपॉर्टेंट है, बिट्स जब ग्रुप 4 बिट का वर्ड बन गया तो निबल बोलेंगे, पर निबल उस सीरीज में नहीं है, तो निबल को अलग से लर्न करना। अब सुनो, जैसे मैंने बोला 0 और 1, ये हो गई बाइनरी डिजिट्स। एकदम 8 बिट आई तो 8 बिट का बन गया बाइट, ये याद रखना। ये भी ठीक है, बट इसको अलग से लर्न करना। तो देखो लिखा हुआ है कि कितनी कितनी होती है, 1024। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होगा। 1024 किलोबाइट में
एक मेगाबाइट होगा, 1024 मेगाबाइट में एक गीगाबाइट होगा, और 1024 गीगाबाइट में एक टेराबाइट होगा। तो ये तो हो गई चार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऑर्डर्स भी लर्न कर लेना, जैसे गीगाबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। इसके अलावा इसके नीचे ये एक्स्ट्रा है ब्रोंटोबाइट, 1024 योटाबाइट, और सबसे लास्ट जो सबसे बड़ी होती है जियोपबाइट होती है। ठीक है, ये पूरा आगे। अब आ जाओ माइक्रो प्रोसेसर्स। वैसे माइक्रो प्रोसेसर अभी आपने पढ़ लिया था, जिसमें सिंगल कोर माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़े थे। सीपीयू ना एक सिंगल चिप में आज की डेट में डल जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद वो सारी प्रोसेसिंग सब कुछ वो कर सकता है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है अगर वो छोटी सी चिप में डल जाए। सिंपल, इतना याद रखना है। ठीक है। अब जैसे अब आपने पढ़ा कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, और फटाफट से करते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। देखो, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक काम परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्रामर है वो एक इंस्ट्रक्शन, मतलब बेसिकली आपने कह दिया कि ये कैलकुलेशन करो, एडिशन करो, तो जिसने कंप्यूटर बना रखा होगा ना, उसने एक उसके अंदर प्रॉपर डेटा डाल रखा है कि जब भी आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उसने इंस्ट्रक्शंस का सेट डाल रखा है इसमें, कि यूजर तो बस ये बोलेगा, आपको ये सब कुछ करना है। ठीक है, कि अगर यूजर बोलेगा कि ऐड, तो आपको इक्वल टू लगाना है, फिर ये करना है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर ने डाल रखे, उसी इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है, सॉफ्टवेयर। अब आपने 5-6 जनरेशन पढ़ी थी, सबकी लैंग्वेज देखो। सबसे पहले जनरेशन की जो कंप्यूटर था वो मशीन भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, मशीन को समझने वाली लैंग्वेज, 0 और 1 हम नहीं यूज कर सकते, वो हमें समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आप कह सकते हो, ये लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए। ठीक है, आप असेंबली लैंग्वेज भी इतनी ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर सकते, सीखनी ही पड़ेगी। थर्ड जनरेशन में आई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो हमें समझ में आती है, हम उसमें डाल सकते हैं सामान। ठीक है, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये फोकस करती हैं कि हाउ द प्रॉब्लम गेट्स प्रोग्राम्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है वो डिस्कस करती थी कि अगर कोई प्रोग्राम डाल, कोई भी यूजर है, मान लो मैं हूं, अगर मुझे एक क्वेश्चन कि मुझे ऐड करवानी है ये दो चीजें, तो मैं कितने तरीकों से उस क्वेश्चन को डाल सकती हूँ। तो हाउ द प्रॉब्लम गेट्स प्रोग्राम, कितने तरीकों में मैं उस प्रॉब्लम को अपने डालूंगी, और किस तरीके से वो सॉल्व करें। सिंपल। फोर्थ जनरेशन में क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, पहली में क्या थी, मशीन, दूसरी में असेंबली, जिसको आप सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करने के लिए बोल रहे थे, तीसरी में आप क्या यूज कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज, चौथे में क्या यूज कर रहे हो, क्वेरी लैंग्वेजेस। चौथे का एग्जांपल है सीक्वल, अभी भी काम होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स इसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज मेनली फोकस करती है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो एसक्यूएल, इट इज अ सीक्वल लैंग्वेज विच मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, बात करते हैं फिर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की। ये है टचेस। These are touches on expert systems, computerized collection of the knowledge and artificial intelligence। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की तो लैंग्वेज ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ना, ये तो बहुत क्लियर है ना। अब इसके एग्जाम प्रोलोग, OPS5 एंड मर्करी, ये ध्यान रखें। चलो, अब है नया टॉपिक, विच आर बसेस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बस नॉर्मल वाली बस नहीं है, बट हाँ काम इनका बस की तरह का ही है, इसलिए हम इनको बस बोलते हैं। सो बेसिकली बस का मतलब है कि अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी हो,
तो रास्ता क्या है? तो बसेस आर कम्युनिकेशन पाथवेज, संचार करने का रास्ता होती है। 3 तरीके की बस है। सबसे पहले डेटा बस, जो एक जगह से दूसरी जगह तक असल में जो डेटा है उसको ट्रांसफर करेगी। अगली है एड्रेस बस। एड्रेस बस किसको लेकर जाएगी? जो भी इंफॉर्मेशन का एड्रेस है, पता है कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन डाली इस फोल्डर के अंदर या इस आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने एप्लीकेशन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डाली, तो एड्रेस बस उसका पता लेकर जाएगी कि इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डली है। ठीक है। कंट्रोल बस का क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी नियंत्रण संकेत होंगे, कंट्रोल करने वाले जो भी वॉल्यूम बटन हो गए, हर चीज, उसको कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल बस कंट्रोल करेगी। 3 तरीके की बस हो गई, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बस। अब आ जाओ पोर्ट्स। देखो, जब भी आपको कंप्यूटर से कुछ कनेक्ट करना हो, कीबोर्ड माउस वगैरह, अब तो वैसे ब्लूटूथ वाले भी आते हैं, तो पहले ना स्विच लगता था उनका, मतलब वायर जो है सीपीयू के पीछे बहुत सारे जगह होती थी, उसमें लगाते थे, तो वो जो जगह है उसको पोर्ट ही बोलते हैं। तो एक कनेक्शन पॉइंट है जो इंटरमीडिएट पॉइंट का काम करते हैं कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इतनी बेसिक सी चीज? अलग अलग तरीके के पोर्ट्स होते हैं, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, कि अलग अलग तरीके के पोर्ट्स हैं। अब इनमें क्या याद रखना है, चलो अब बात करते हैं। तो 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं, पहले तो ये सुन लो। तो सबसे पहले है इंटरनल पोर्ट, यानी आंतरिक पोर्ट। ये सिस्टम के मदरबोर्ड को अंदर ही अंदर कनेक्ट करेगा, यानी सीपीयू के अंदर के पार्ट्स को अंदर से ही कनेक्ट करेगा। अंदर ही सीडी ड्राइव लगा होता है, अंदर ही हार्ड डिस्क होता है, अंदर ही ब्लूटूथ होता है। तो यानी एक तो है इंटरनल पोर्ट्स, आपको दिखेंगे भी नहीं। एक है एक्सटर्नल पोर्ट्स, जो माउस, प्रिंटर, यूएसबी को जोड़ने के काम आता है, सिंपल। ठीक है। एक्सटर्नल पोर्ट्स इतने सारे तरीके के हैं, लेकिन मेनली क्या क्या चीजें लर्न करनी है इसमें से, इस पे आ जाओ। तो अब सबसे पहले याद रखो सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या है? एक्सटर्नल मॉडेम को या दूसरे कंप्यूटर के जो माउस है, इस पे पेपर में पूछा गया है कि माउस को कनेक्ट करने के लिए PS5, आई थिंक S5 या PS करके कुछ, PS2 था शायद, कि PS2 पोर्ट यूज करते हैं। एनीवेज, ये चीज ध्यान से समझना कि जो पुराने कंप्यूटर के माउसेस होते थे, तो ये है सीरियल पोर्ट। ये वाला अगर आपको दिखाई देता है, आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, ऐसे वायर्स आते थे भारी भारी। 2 वर्जन्स में आते हैं, 9 पिन का और 25 पिन का। जैसे जो यहाँ दिखा रखा है ये 9 पिन का है, 25 पिन का भी आता है इसके अंदर, आई थिंक यहाँ दिखा रखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो जो सीरियल पोर्ट है वो 9 पिन और 25 पिन में शो होगा। डेटा जो है 115 किलोबिट पर सेकंड की स्पीड से जाएगा और एक समय में केवल एक ही धारा को संचारित करता है, यानी या तो इंफॉर्मेशन जाएगी या तो वापस। ओके, फिर बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल पोर्ट्स स्कैनर और प्रिंटर के लिए यूज होते हैं। तो सीरियल पोर्ट है वो माउस के लिए और एक्सटर्नल मॉडेम के लिए, स्कैनर और प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट। ये 25 पिन के मॉडल होते हैं, मल्टीपल डेटा एक साथ, आप देख सकते हो ये पैरेलल पोर्ट्स हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल बराबरी की हैं। इसके अलावा तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। इसकी तो फुल फॉर्म ही आती है, यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ। तो अब ज्यादातर क्या होता है कि जो कीबोर्ड माउस और हर चीज बनने लगी ना, इसमें बनने लगी क्योंकि ये हर चीज में कनेक्शन इसका मिल जाता है। इट कैन कलेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेस, क्योंकि पेन ड्राइव का भी यही होता है। अब तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर सबका लगभग यही आता है। खैर, प्रिंटर और स्कैनर तो ऐसे आने लगे ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो जाता है। जैसे हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है, प्रिंटर, स्कैनर, माउस की, डेटा 12 मेगाबिट्स। अब आप देख रहे हो कितनी तेज स्पीड है, वहां 120 किलोबिट्स पे था, यहाँ 12 मेगाबिट्स पे। फायर वायर पोर्ट कैसा होता है? देखो, फायर वायर पोर्ट इस तरीके का होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसका मेन काम है ज्यादा डेटा को ट्रांसफर करना, मेन इसका काम ही ये है। 400 से 800 मेगाबिट पर सेकंड में ट्रांसफर करता है। जैसे जो कैमरा या वीडियोग्राफर जो कनेक्ट करते थे ना पहले, वो इसी से कनेक्ट करते थे, फायर वायर पोर्ट से, क्योंकि कैमकॉर्डर और वीडियो को कंप्यूटर में अगर आपको डालना है तो इसी से डाला जाता था। इथरनेट पोर्ट क्या होता है? देखो, इस तरीके से दिखते हैं इथरनेट पोर्ट। तो
इंटरनेट को कनेक्शन के लिए, इंटरनेट को जोड़ने के लिए ईथरनेट पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 10 से 1000 मेगाबिट पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपने कितने का प्लान ले रखा है डेटा सर्विस प्रोवाइडर से कि हाँ भाई हमको इतने मेगा वाला प्लान चाहिए। जैसे 30 एमबीपीएस की स्पीड आती है तो उसमें 30 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड है। सिंपल। कुछ फैक्ट्स हैं, अब अच्छे से समझना। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल यूनिट्स होती हैं जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का एक सेट है। डेटा क्या होता है? जो आप बिल्कुल रॉ इंफॉर्मेशन डालते हो उसको बोलते हैं डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वैसे इसका एक अलग चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एनीवेज हमारे में और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस होता है। बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कुछ, जैसे डोस डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस। मैक ओएस जो है वो एप्पल का है, विंडोज जो है वो नॉर्मल विंडोज वालों का है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड, पर वो आप कंप्यूटर लैपटॉप में यूज नहीं करते, वो आप टैबलेट्स और फोन में यूज करते हो। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का मतलब है जो भी डेटा है अगर आपने वो इंटर रिलेट कर दिया, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ डेटा है, उसको डेटाबेस बोलेंगे। एमएस एक्सेस क्या होता है? अगर डेटाबेस को बनाना है, लाइक कैसे कनेक्ट करना है, तो एमएस एक्सेस उसका एक आप कह सकते हो एक एप्लीकेशन है। सिंपल। डेटाबेस से रिलेटेड एप्लीकेशन आपके पास एमएस एक्सेल, जैसे एक्सेल शीट से रिलेटेड क्या है? स्प्रेडशीट से रिलेटेड एमएस एक्सेल है। टेक्स्ट टाइपिंग के लिए क्या है? एमएस वर्ड है। ये अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो कुछ तो पावर पॉइंट है। इस तरीके से डेटाबेस बनाना हो तो क्या है आपके पास? एमएस एक्सेल। कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो अभी आपने पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है और मेमोरी यूनिट होती है। तो जो कंप्यूटर का ये ऑर्गेनाइजेशन है ये भी दो तरीके का होता है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। सबसे पहले थे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इन्होंने क्या किया? मेमोरी के लिए, मतलब उन्होंने एक ही मेमोरी यूज कर ली और एक ही बस यूज कर ली डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, कि भाई आप डेटा दोगे फिर कहोगे इस पे ये काम करना है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन दो चीजें हो गई। तो वॉन न्यूमैन ने क्या किया कि एक ही मेमोरी दी कि आप उसी मेमोरी में डेटा जाएगा और उसी मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। इसीलिए वो सीक्वेंशियली काम करते हैं, पहले एक चीज फिर दूसरी चीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर की। हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या है? हार्वर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है? अलग अलग मेमोरीज है भाई, इतने एरिया में डेटा जाएगा, इतने मेमोरी में, इतने एरिया में इंस्ट्रक्शन, तो एक साथ दोनों चीजें चली जाएंगी, फास्ट होती है थोड़ा सा। सिंपल। सेपरेट मेमोरीज होती है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? इसका एक पहले विंडोज एक्सप्लोरर बोलते थे, अब इसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर। बेसिकली एक कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ, वो सब कुछ कहाँ से दिखेगा? फाइल एक्सप्लोरर यानी विंडोज एक्सप्लोरर में मिलेगा। दो भागों में विभाजित होता है। लेफ्ट साइड में सारी दिखाएगा कितने कितने डिस्क, मतलब जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल, तो कितने हिस्से में डिवाइड कर रखी है लेफ्ट साइड पे वो होगा, और राइट साइड पे फोल्डर्स दिखाई देंगे। राइट साइड पे उस कंटेंट क्या है, उस फोल्डर के अंदर क्या है वो दिखाई देगा। मतलब जैसे अगर आपने लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मान लो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, अगर आपने इस पे क्लिक कर रखा है ना तो यहाँ पे जो फोल्डर्स दिखाई देंगे वो लोकल डिस्क सी के दिखाई देंगे। अब ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं सारे समझा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछे जाते हैं। कंट्रोल ए, हालांकि ये उसके लिए नहीं है, विंडोज के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, आपने वर्ड ओपन किया, पावर पॉइंट ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, सब में चलेगा। कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी, यू और आई, ठीक है। मैं लिख के ही बता देती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। कंट्रोल बी से कोई चीज बोल्ड हो जाएगी, थोड़ी मोटी मोटी दिखाई देने लग जाएगी। कंट्रोल सी से कॉपी, बी, इसके अलावा कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जब बिल्कुल बीच में इस तरीके से लिखा आता है पेज पे, ओके। कंट्रोल आई से इटैलिक्स, टेढ़ा लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जस्टिफाइड का मतलब बिल्कुल इक्वल। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन में लेफ्ट साइड से। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट।
ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, कंट्रोल ओ करोगे तो ओपन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट आ जाएगी कि इनमें से कौन सा ओपन करना चाह रहे हो। F12 इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अगर एक ही फाइल है उसको किसी और नाम से सेव करना है तो आप सेव है इसके लिए। मतलब इसमें क्या किया है कि एक साथ ना डाल के थोड़े थोड़े शॉर्टकट सब में डाल दिए। अच्छा, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ये फोल्डर खोल रखा है, इसके पीछे मान लो मेरे पावर पॉइंट भी खुल रही है, वर्ड भी खुल रहा है, तो मुझे इनमें स्विच करना है कि मैं अभी इस वाले सॉफ्टवेयर पे थी, इस वाली एप्लीकेशन पे थी, मुझे इसके बाद वाली उस पे जाना है सीधा, इसको बिना कैंसिल करे, बिना क्लोज किए। तो ऑल्ट टैब जब प्रेस करते हो तो जो जो चीजें खोल रखी होती हैं आपने सब दिखाई दे जाती हैं, उसमें आप जा सकते हो। कंट्रोल वाई रिडू, कंट्रोल जेड अंडू। कंट्रोल जेड देखो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें ये अंडू है और ये रीडू है। मैंने कुछ किया, मुझे लगा ये गलत है, तो दिस इज अंडू, ठीक है, एंड दिस इज रीडू। रीडू का मतलब जो हटाया है वो वापस आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे तो फाइल पूरी बंद हो जाएगी। ऑल्ट F4 ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ये ढूंढ रही थी, कंट्रोल डब्ल्यू के साथ मैं यही बताती है एनीवेज। जो भी विंडो है जो खुली हुई है, लाइक अगर मैंने अभी ऑल्ट F4 प्रेस कर दिया तो ये वाली एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू अगर प्रेस किया तो एप्लीकेशन खुली रहेगी, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हट जाएगी। कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, ये वो शॉर्टकट से सबको पता है, सबको पता है। और ये तब तक समझ नहीं आएंगे अगर रटने होंगे ना इनको, जब तक परफॉर्म नहीं करोगे। कंप्यूटर खोल के बैठो, लैपटॉप खोल के बैठो, इनको परफॉर्म करो, ठीक है। F7 स्पेल चेक, अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है। F2 ये कैसे याद रखना है, देखो F2 को याद रखो फोटो, और फोटो को हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, एडिट। एडिट का मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, रीनेम, सिंपल। तो एडिट करना है कुछ भी, रीनेम करना है तो F2। कंट्रोल होम, अगर मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल होम दबा दिया तो यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल एंड दबा दिया तो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल एंड पे इधर। ऑल्ट शिफ्ट टैब, ऑल्ट शिफ्ट टैब से जो भी इससे पहले ओपन हो रखा होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ऑल्ट टैब से क्या होगा, जो जो खोल रखा है सब दिखाई देगा, फिर उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्ट शिफ्ट टैब से जस्ट इसके पहले जो खोल रखा होगा वो खुलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ऑल्ट शिफ्ट टैब ये छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो मतलब पढ़ के छोड़ देना, रिपीट मत करना। कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल पी प्रिंट। कंट्रोल के बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रखा है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आप इस वर्ड पे क्लिक करो ना, मैंने यहाँ वेबसाइट डाल दी, मैं ये चाहती हूँ इस वेब जब भी आप इस पे क्लिक करो वेबसाइट खुल जाए, तो हाइपर लिंक करना पड़ता है। हालांकि वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता, वेबसाइट तो वैसे भी दिख जाता है, अपने आप सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि ये वेबसाइट है। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करो, इस ये जो वर्ड है इस पे क्लिक करो, आपका आरबी की वेबसाइट खुल जाए, तो मैं इसको हाइपर लिंक कर दूंगी, यानी मैं इंटरनेट से इस पे वो डाल दूंगी कि इस पे क्लिक करते वेबसाइट। तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल के कैसे डालते हैं, आई शो यू आफ्टरवर्ड्स। कुछ ग्लोसरी देखते हैं, यानी फुल फॉर्म्स। इनैक की तो बता दी मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक रिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक यूनिवर्सल, यूएनआई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, और क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सिंपल। ये चार अच्छे से लर्न कर लेना, चारों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। एंड गाइस कंप्लीट हर सारे सब्जेक्ट्स को अपडेटेड जो है वो सब हम अपडेट कर चुके हैं। जीएस के सारे ही, मतलब साइंस के तो सारे सब्जेक्ट्स अपडेट हो चुके हैं। सो कंप्लीट डिटेल्ड बैच के लिए आप हमारे ऑफिसर बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो लिखे हुए हैं पीडीएफ ई बुक्स मिलने वाली है। अदरवाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच भी अवेलेबल है, जैसे मैथ्स का बैच अवेलेबल है, इसमें आपको मैथ्स की पीडीएफ, मैथ्स की ई बुक्स मिलेंगी। अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी बैच ले रहे हो, उससे रेलेवेंट पीडीएफ और उससे रेलेवेंट ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जनरल अवेयरनेस का भी स्पेसिफिक बैच अवेलेबल है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे, सारी पीडीएफ कवर कराई जाएंगी और सारी ई बुक्स भी आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।